हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं रिहाना JRMCQ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सबकी सीटेट एग्जाम की परीक्षा कैसी चल रही है, कमेंट में जरूर बताएं। आज का हमारा टॉपिक है समाजी विज्ञान सीटेट का, जो कि 2018 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जिसका पार्ट 1 हम इस वीडियो में करेंगे और पार्ट 2 अगली वीडियो में, जिसमें हम 20 IMP क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? ठीक है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था ये आप सबको बताना है। हमारे ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1947, डी 26 नवंबर 1949। आंसर अगर आप सबको पता हो तो प्लीज कमेंट करिए। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा डी 26 नवंबर 1949। ठीक है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान बनने के बाद 1 साल बाद उसे लागू किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? ठीक है, भारत की रियासतों को एक करने में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी ये बताना है। हमारे ऑप्शन है ए सी राजगोपालाचारी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के समय लगभग 565 ऐसे रियासत थे जो पृथक थे, जिसको एक करके भारत में सम्मिलित करने का कार्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। इसीलिए इन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? ठीक है, भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कौन कार्य करता है ये बताना है। ऑप्शन है ए स्थानीय सरकारी निकाय, बी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, सी राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, डी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा बी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। ठीक है, समवर्ती सूची के मामलों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, दोनों मिलकर ही इस पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? ठीक है, भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। ए जवाहरलाल नेहरू, बी सी राजगोपालाचारी, बी BR अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी BR अम्बेडकर। भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे। पांचवा प्रश्न है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? ठीक है, 18वीं सदी में किसके शासन काल में बंगाल जो था वो मुगल के नियंत्रण से अलग हो गया? ऑप्शन है ए बुरहान उल मुल्क, बी मुर्शिद कुली खान, सी नादिर शाह, डी अलीवर्दी खान। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान का शासन बंगाल में था और यह धीरे धीरे मुगल से अलग होकर स्वतंत्र शासन करने लगा। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? ठीक है, हमारे ऑप्शन है ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड डलहौजी, सी विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। सातवां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? ठीक है, ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन,
बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड डलहौजी। सही ऑप्शन हो जाएगा डी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। 8वां प्रश्न है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? ऑप्शन है ए बहादुर शाह जफर, बी नाना साहेब, सी बाजीराव प्रथम, डी बाजीराव द्वितीय। सही ऑप्शन हो जाएगा बी नाना साहेब। नाना साहेब ने खुद को पेशवा कहा। एडुसैट से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है ए एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह, बी रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है, सी सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह, डी एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। एडुसैट क्या है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? ए रविदास, बी मीराबाई, सी कबीर, डी गुरु नानक। सही ऑप्शन हो जाएगा सी कबीर। कबीर के छंद और विचारों को पंचवाड़ी और बीजक के रूप में संरक्षित किया गया है। 11वां प्रश्न है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? ऑप्शन है ए गुप्त काल, बी गुर्जर प्रतिहार काल, सी राष्ट्रकूट काल, डी चालुक्य काल। हमारा सही आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रकूट काल। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र राष्ट्रकूट काल की कृति है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ऑप्शन है ए सेवा समाज, बी ब्रह्म समाज, सी रामकृष्ण मिशन, डी सत्य शोधक समाज। इसका सही ऑप्शन हो जाए बी ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज संगठन उपनिषद में आस्था रखता है। 13वां प्रश्न है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ए वायु तापमान, बी वायु वेग, सी वायु दाब, डी वायु दिशा। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी वायु दिशा। वात दिग्दर्शी का प्रयोग वायु की दिशा मापने के लिए किया जाता है। 14वां प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? ए बहिर्मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी बाह्य वायुमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा डी बाह्य वायुमंडल। वायुमंडल की बाह्य वायुमंडल की जो परत होती है वो रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। 15वां प्रश्न है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्य परत तक पहचानिए। ठीक है, ये पृथ्वी है, इसकी परतें हैं, इसमें आंतरिक से बाह्य परत तक बताना है। ऑप्शन है ए पहला आंतरिक कोण, दूसरा बाहरी कोण, तीसरा मेटल, चौथा पर्पटी। ठीक है, वैसे बी है पहला पर्पटी, दूसरा मेटल, तीसरा बाहरी कोण, चौथा आंतरिक कोण। ऑप्शन सी पहला मेटल, दूसरा पर्पटी, तीसरा बाहरी कोण, चौथा आंतरिक कोण। ऑप्शन डी पहला आंतरिक कोण, दूसरा बाहरी कोण, तीसरा पर्पटी, चौथा मेटल। ठीक है, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए पहला हो जाएगा आंतरिक कोण, दूसरा हो जाएगा बाहरी कोण, तीसरा हो जाएगा मेटल, चौथा हो जाएगा पर्पटी। ठीक है, 16वां प्रश्न है, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए यह क्या दर्शाता है। ये चित्र है, ठीक है, ये आरेख जिसमें यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मून है। तो इसमें बताना है जब इस कंडीशन पे हो तो क्या होगा। ए लघु ज्वार भाटा, बी सूर्य ग्रहण, सी चंद्र ग्रहण, डी वृहत ज्वार भाटा। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ए लघु ज्वार भाटा। जब पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा हो तो लघु ज्वार भाटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है।
और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है ये बताना है। ए चाप झील, बी तटबंध, सी बाढ़ का मैदान, डी विसर्प। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा डी विसर्प। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है और वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर जब बहने लगती है तो वह विसर्प कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? इसका आंसर तो आप सबको पता होगा ही। अगर आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। ए जल मार्ग, बी वायु मार्ग, सी रेल मार्ग, डी सड़क मार्ग। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी वायु मार्ग। वायु मार्ग यातायात का सबसे बेहद उपयोगी साधन है। वायु मार्ग ही उपयोगी है। दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने के लिए वायु मार्ग का ही उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है, क्या कहलाती है ये बताना है। ऑप्शन है। ए मानव भूगोल, बी नगरीय भूगोल, सी भूगोल, डी जनसांख्यिकी। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा डी जनसांख्यिकी। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित होती है वो जनसांख्यिकी कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, 20वां प्रश्न, जो कि ये है। इसमें कथन और कारण दिया हुआ है, इसके अनुसार हमको सही ऑप्शन चुनना है। चलिए देखते हैं कथन क्या है। कथन है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे के बाद अस्त होता है। ठीक है, कारण है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। अब दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है। चलिए विकल्प देख लेते हैं। विकल्प है ए कथन सत्य है और कारण असत्य है। कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन को स्पष्ट करता है। सी है, कथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता। डी कथन सत्य है और कारण डी कथन असत्य है और कारण सत्य है। ठीक है, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, ये था हमारा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 IMP ऑफ क्वेश्चन। ये 2018 का CTET 2018 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका पार्ट 1 हम इस वीडियो में किए हैं और पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहें। थैंक यू।